अस्सलाम वालेकुम। आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ में सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। गॉस लॉ एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ कि गॉस लॉ किस चीज़ के ऊपर रिलाई करता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कवर करने फिर फ्लक्स और गॉस लॉ के ऊपर आते हैं। यानी हम पहले फ्लक्स ही समझेंगे और फिर गॉसेस लॉ, ठीक है। सो गॉस लॉ डज नॉट टेल्स अस एनीथिंग न्यू, दैट मींस कि कोई नई चीज़ नहीं है ये, बल्कि ये कूलम्स लॉ ही है। Another way to express what we can express from Coulomb's law, we can express by means of Gauss law as well. But Coulomb's law के अंदर क्या डिफिकल्टी आती है गाइस? Coulomb's law के अंदर डिफिकल्टी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो वेक्टर है, तो वेक्टर को निकालने के लिए आपने बेसिकली वेक्टर सॉल्व करना पड़ता है किसी भी पॉइंट के ऊपर वेक्टर निकालने के लिए। सो अगर एक चार्ज है तो कोई इतना मसला नहीं है वेक्टर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बट अगर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं या फिर कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि आपने पहले भी पढ़ी थी, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आता है। तो वहाँ पर आप आसानी के लिए एक और नया मेथड करते हैं। वो कैसे करते हैं आप? वो बाय यूजिंग अ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ किस तरकीब के ऊपर काम करता है, यानी कि कैसे आपके लिए आसानी पैदा करता है, that is basically the second point. Gauss's law makes it possible to find the electric field easily in high symmetrical situation, ठीक है, as well as एक तो सिमेट्री की वजह से, दूसरा ये कि फ्लक्स की वजह से, ठीक है। सो गॉसेस लॉ बेसिकली क्योंकि फ्लक्स के ऊपर रिलाई करता है, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है, दो इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, बट प्योरली फ्लक्स इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। सो अगर मैं ये फ्लक्स कैलकुलेट कर लूंगा, आई कैन इजीली फाइंड आउट कि उसके अंदर फील्ड कैसी रही होगी, ठीक है। सो फिर हम इसको आगे देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ, सो कुछ ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर। Convenient technique was introduced by Carl F. Gauss, ठीक है, between उसका प्राइमरी टावर, ठीक है, required symmetric charge distribution technique based on the notion of electric flux। दैट मींस कि जो अभी मैंने आपको समझाया था कि ये टेक्निक है बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हम यहाँ समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स quantifies that the notion number of field lines crossing a surface, एक्चुअली ये है number of field lines crossing a surface, ठीक है, that is held perpendicular, ठीक है, और नो मैटर whatever it is, बट अगर अगर परपेंडिकुलर नहीं भी है यानी सरफेस किसी भी ओरिएंटेशन में है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम उस सरफेस की ओरिएंटेशन पता करेंगे। ओरिएंटेशन पता करने के लिए हमारे पास, यानी फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ दिस ओवर हियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास थ्री डायमेंशन, ठीक है, इस थ्री डायमेंशन में मेरे पास एक सरफेस है। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, एक सरफेस है, लेट मी ड्रॉ दिस। सो एक ऐसे सरफेस है और एक सरफेस ऐसे है मेरे पास। अब इन दोनों ही की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो इस थ्री डायमेंशन में फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इन दोनों ही सरफेस की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। दो की दोनों ही 1 यूनिट एरिया हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 यूनिट एरिया दोनों ही है, बट इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। सो हमें कैसे पता लगेगा, जबकि ये दोनों ही वेक्टर्स डिफरेंट ओरिएंटेड है, तो हमें कैसे पता लगेगा, हम एक यूनिट वेक्टर सपोज कर लेंगे। सो यूनिट वेक्टर इस एरिया के लिए कहाँ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी लाइन में लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसकी दूसरी साइड पर लेता हूँ, तो फिर मुझे इसकी सेकंड वाली साइड का नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो बजाय इसके हम क्या करते हैं, हम इस प्लेन सरफेस के, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के हम यूनिट वेक्टर एक नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। लाइक वाइज अगर ये प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस के हम यूनिट वेक्टर नॉर्मल ले लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये नॉर्मल जो है यानी ये लाइन जो है इस प्लेन के 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। Okay, so electric flux phi through a flat surface in a uniform electric field depends on the field strength, ठीक है, obviously. So flux जो है basically field strength और surface area, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, and the angle between them. So यहाँ पर अगर मैं ये जो यूनिट फॉर एग्जांपल ये यूनिट सरफेस है, इसका मैंने नॉर्मल लिया, ठीक है, इसका जो एरिया है वो है a, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने यूनिट नॉर्मल लिया है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो इस नॉर्मल वेक्टर को लेट मी से दिस ये n के बराबर है, ठीक है। सो जो टोटल एरिया है आपका, वो बेसिकली मैं वेक्टर एरिया भी सो काउंट कर सकता हूँ। सो वेक्टर एरिया इज इक्वल्स टू नॉर्मल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होगी, और क्योंकि ये वेक्टर है तो एक डायरेक्शन चाहिए मुझे, और एक मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। सो ए इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है।
समटाइम्स हम कैपिटल एन से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं, ठीक है। सो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सो द सरफेस एरिया, सो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट है फ्लक्स, सो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो एरिया है ये वेक्टर एरिया है बेसिकली। सो वेक्टर एरिया और ये वाला जो है बेसिकली ये स्केलर एरिया है, ठीक है। अच्छा, तो फ्लक्स बेसिकली जो भी डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, वो हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट का हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। सो अगर तो ये दोनों एक ही लाइन में है, यानी फील्ड लाइंस पास कर रही है, क्रॉस कर रही है किसी वेक्टर एरिया से, ठीक है। फील्ड लाइन पास कर रही है किसी वेक्टर एरिया से, और उस वेक्टर एरिया का जो यूनिट नॉर्मल है, यानी उस वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है बेसिकली वो बिल्कुल प्रोजेक्ट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो तब तो इसका जो फ्लक्स है बेसिकली वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया है वो परपेंडिकुलरली हेल्ड है इनसाइड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो तो इसका मतलब है कि उसका जो वेक्टर होगा एरिया का, वो बेसिकली कैसा है, ओवरलैप कर रहा है, तो फ्लक्स बेसिकली मैक्सिमम होगा। यानी कॉस थीटा जो है दोनों के दरमियान, ये वाला जो थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा। सो कॉस थीटा अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस थीटा जो है 1 के बराबर हो जाएगा। तो कॉस थीटा जब 1 के बराबर होगा तो ई ए यानी फ्लक्स जो है मैक्सिमम ई ए होगा हमेशा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे डिस्कस करना था। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, फ्लक्स व्हेन थीटा इज लेस देन 90 द फ्लक्स इज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि आपको पता है थीटा की जो है वो दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल लेस देन 90 कब होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक यूनिट एरिया है, ये यूनिट एरिया है, और ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, लेट मी डू दिस के एक फील्ड वेक्टर बना लेते हैं, और ये फील्ड वेक्टर है, तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन है, तो ये तो हो गया थीटा जीरो। बट अगर फील्ड जो है बेसिकली इस डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान जो एंगल है बेसिकली वो क्या हो गया, थीटा। तो अब अगर फील्ड चेंज होती चली जाए सो दैट द फील्ड वुड बी एट दिस, सो एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, 90 और स्लाइटली लेस देन 90, ठीक है। सो जब तक 90 नहीं होता it would be remains positive, flux would be remains positive, and the convection is that if it is more than 90, जैसे ही थीटा more than 90 होगा, ठीक है। अब ये किस सिचुएशन में हो सकता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में, और जो यूनिट वेक्टर एरिया है वो आपने इस डायरेक्शन में सपोज किया, ठीक है। दैट वुड बी ऑपोजिट और आइदर साइड ऑफ द प्लेन ऑफ द एरिया, ठीक है, दैट वुड बी आइदर साइड। सो अगर ये आइदर साइड है तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा, मोर देन 90 डिग्री, दैट मींस 180 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री। सो इस केस में क्या होगा, हमारे पास फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होता है, दैट इज बेसिकली द कन्वेक्शन। अच्छा, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स बेसिकली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई और वेक्टर एरिया ए के ऊपर, ठीक है। सो ए का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट है बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का जो बेसिकली यूनिट है वो हो गया न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया, ठीक है, एरिया यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, which is perpendicular to an electric field E is equals to 22 Newton per, अच्छा, which is held perpendicular, that means area is held perpendicular. If area is held perpendicular, if the field lines are passing through like this, but if the area is held perpendicular, ठीक है, guys remember that you are not given that की vector area, बल्कि आपको सिर्फ एरिया की बात की गई है। सो एरिया इज परपेंडिकुलर, दैट मींस इट्स यूनिट नॉर्मल, यानी आपको यूनिट नॉर्मल नहीं बताया गया। सो यूनिट नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सो therefore one can say that the theta between them is 0 degree. So जब 0 डिग्री होगा, so you should multiply E into A for finding phi, ठीक है। सो phi निकालने के लिए E और A मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into जो U is 44 or whatever the unit is, Newton meter square per coulomb. So this is basically your answer, ठीक है। ये मैंने हाइड किया हुआ थोड़ा सा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लक्स। सो फ्लक्स जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर, सो इसको और एलाबोरेट किया गया इस एग्जांपल में कि फ्लक्स बेसिकली लेट से कि हमारे पास एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है।
और ये इंक्लाइन प्लेन जो है बेसिकली और जो फील्ड लाइंस है बेसिकली ये फील्ड लाइंस है। तो फील्ड लाइंस जो है बेसिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइन प्लेन एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, सो इस इंक्लाइन प्लेन का अपना कोई नॉर्मल होगा, दैट वुड बी कैपिटल एन से यहाँ लिख दिया तो इसको स्मॉल एन से लिख दो। ठीक है, इसका कोई अपना नॉर्मल होगा, लेट मी चेंज इट। ओके, सो इसका अपना एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया। ओके, सो ये उतना ही एंगल होगा जितना एंगल इंक्लाइन का है फ्रॉम दैट ऑफ द वर्टिकल, जितना एंगल इंक्लाइन का है वर्टिकल थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इसको समझने के लिए देखें, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर ये एक इंक्लाइन है। ठीक है, इस इंक्लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल सॉरी इस इंक्लाइन का एक वर्टिकल के साथ एंगल है, दैट एंगल वुड बी थीटा। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट। ठीक है, सो ये एंगल कितना होगा फिर उसके बाद, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये एंगल भी होगा थीटा। ठीक है, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, सो अगर ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये और ये आपके पास 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस इंक्लाइन के साथ 90 डिग्री है, तो ये टोटल पूरा 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये दोनों सेम होंगे, और क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा थीटा होगा। ठीक है, सो ये हमने बहुत सिंपल ज्योमेट्री से बात समझ ली। ठीक है, इफ द सरफेस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो फिर ये चीज जो है वो इसके बराबर होगी ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये सिंपल ज्योमेट्री से भी हमें पता लगा है कि इसकी जो प्रोजेक्शन है फील्ड के साथ वो बेसिकली कैसे पता लगेगी, फील्ड जो है बेसिकली इस डायरेक्शन में। सो और ये प्रोजेक्शन बेसिकली कैसे हमें पता लगेगी, बाय यूजिंग दी प्रोजेक्शन रूल दैट विल बी that would be given by cos theta, यानी adjacent side पे आपके basically cos theta लगता है। देखिए here theta is an angle between field and the normal to the surface। ठीक है, next चीज देखते हैं। Okay, calculate the electric flux of a constant E। ये एक एग्जांपल है छोटी सी। Calculate the flux of constant E field along x through a cube of side L। Okay, so एक क्यूब है, उसकी जो लेंथ है बेसिकली, इसके ऊपर मत जाए, ये शेप इसका थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये क्यूब नहीं है, रेक्टेंगल है, बट ऑब्वियसली ये क्यूब है क्योंकि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, सो क्यूब है तो किसी भी साइड की जो लेंथ है बेसिकली, यहाँ पर लेंथ आपको दी हुई है वन साइड की एल, सो इसका जो एरिया है वो कितना होगा एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी एरिया कितना हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ईच साइड हैज एरिया एल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ जो फील्ड लाइंस है बेसिकली वो 1 से एंटर होगी और 2 से आउटवर्ड होगी। ठीक है, सो अब इसको समझते हैं कि अगर हम जो 1 और 2 के दरमियान जितने भी फेसेस हैं, ठीक है, लाइक ये वाला फेस, इसके पीछे वाला फेस, ये वाला फेस और इसके नीचे वाला फेस, अगर ये सारे फेस में देखूं तो उन सारे फेसेस के अलाउंग कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसके अलाउंग 0 है, तो जो फ्लक्स है इसके अलाउंग वो 0 होगा। ये अब बचा 1 और 2। ठीक है, सो 1 और 2 के अंदर हम चेक करते हैं 1 और 2 के अंदर क्या होगा। ठीक है, सो फ्लक्स है जो सरफेस 1 पे है वो बेसिकली क्योंकि फ्लक्स जो है वो बेसिकली 1 पे एंटर हो रहा है, तो जो 1 की सरफेस है उसका यूनिट नॉर्मल जो है बेसिकली वो
नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा यूनिट नॉर्मल। तो जब मैं फ्लक्स सॉल्व करूंगा 1 के लिए तो ये हो जाएगा ई डॉट एक्स कैप बट नेगेटिव, ठीक है, एंड ए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं दोनों के दरमियान एंगल कितना है, एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। सो ये हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्रीज। सो कॉस 180 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कॉस 180, एक्चुअली मुझे यहाँ माइनस साइन नहीं देना चाहिए था, मुझे इसको सिर्फ यूनिट नॉर्मल वेक्टर ही बनाना चाहिए था, ठीक है। सो अगर मैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर देखूं और फील्ड स्ट्रेंथ देखूं तो फील्ड स्ट्रेंथ इस साइड पर है और यूनिट नॉर्मल इस साइड पर है, तो दोनों के दरमियान 180 डिग्रीज एंगल है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, एरिया जो है बेसिकली एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एल स्क्वायर और कॉस 180 की वजह से माइनस साइन है, ठीक है। बट अगर मैं इस वाले यानी सरफेस 2 को देखूं तो सरफेस 2 में बेसिकली मेरे पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इसका कॉस थीटा जो है बेसिकली वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एल स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, बिकॉज फ्लक्स कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल, बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन ऐड देम अप ड्यू टू अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सो मैं इनको इजीली ऐड कर सकता हूँ, जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा देयर वुड बी 0, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, ये लॉजिकल भी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर हो रहा था, ठीक है, उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज को हम आगे जाके देखते हैं या फिर हम अभी ही देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये बेसिकली चार्जेस है और ये चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। सो लेट मी डू दिस के मैं इसके अंदर से इवैक्यूएट कर देता हूँ, यानी ये जो फील्ड ये जो बॉक्स है, लेट से ये कोई क्यूबिकल बॉक्स है, तो मैंने इसके अंदर से इसको इसके अंदर से चार्ज बेसिकली मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि कुछ फ्लक्स इसके अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है, और कुछ फ्लक्स इससे लीव कर रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल जो फ्लक्स है इस बॉक्स के अंदर वो बेसिकली 0, ठीक है। यू कैन सी दैट अनलेस एंड अनटिल आई प्लेस अ चार्ज इनटू इट, ठीक है। लेट मी प्लेस अ चार्ज और फिर इस वाले को मैं 0 कर देता हूँ, डेल्टा 2 को, ठीक है। यू कैन सी दैट ईच साइड वुड हैव सेम फ्लक्स, ठीक है, राइट साइड के ऊपर भी ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ एक ही चार्ज है मेरे पास, ये इसके सेंटर में आ गया ऑलमोस्ट, हाँ ये ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया। तो राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी एंड अप और डाउन, फिर आप खुद चेक कर लें अप और डाउन, देखिए ऑलमोस्ट सेंटर में। तो राइट लेफ्ट बॉटम और टॉप ये सब जगह पर फ्लक्स जो है बेसिकली आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है। सो ये सबको सम कर रहा है बेसिकली, और सबका सम करके आपको कितना बता रहा है 225 और समथिंग कौन समथिंग, तो सबका सम करके बता रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस साइड से भी निकल रहा है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से और हर जगह से, क्योंकि जब भी पॉसिबल है यानी फ्लक्स का किसी क्लोज सरफेस से निकलना जब भी पॉसिबल है कि अनलेस एंड अनटिल चार्ज वुड बी प्लेस एट देयर, या हम कह सकते हैं कि या तो आइदर सोर्स होगा, ठीक है, यानी सोर्स चार्ज कोई ना कोई मौजूद होगा, या तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा या तो कोई नेगेटिव यानी सिंक होगा, यानी सारा का सारा पानी या तो फ्लो कर रहा होगा अंदर की तरफ या फिर सारा पानी बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो ही हमारे पास फ्लक्स नॉन जीरो होगा, अदरवाइज अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूँ बाहर की तरफ, तो देखिए जितना फ्लक्स इसके अंदर इनवर्ड हो रहा है, ठीक है, उतना ही फ्लक्स इसके अंदर आउटवर्ड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि राइट साइड पर तो फ्लक्स है, अगर मैं सिर्फ राइट साइड को एक सरफेस ले लूँ, और अगर मैं टॉप साइड को एक सरफेस ले रहा हूँ, और अगर बॉटम साइड को एक सरफेस ले रहा हूँ, और अगर लेफ्ट साइड को एक सरफेस ले रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर मैं सबका नेट जमा कर लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसका फ्लक्स जो है वो 0 है, और अगर मैं ईच साइड को देखूँ तो फ्लक्स 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर जो है बेसिकली इसका नॉर्मल से बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है बेसिकली हर पॉइंट के ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अब देखिए यहाँ पर यूनिट नॉर्मल अगर मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ तो यूनिट नॉर्मल जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा,
या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो यूनिट नॉर्मल की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगी, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि फ्लक्स इस साइड पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्लक्स इनवर्ड है इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। इनवर्ड इस सेंस में है कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल सरफेसेस देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस साइड से देखूंगा, चार्ज की साइड से देखूंगा तो एक्चुअली आउटवर्ड है, बट अगर मैं इस साइड से देखूंगा, ठीक है, बॉक्स के अंदर से, तो ये बेसिकली इनवर्ड है, ठीक है। सो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ फ्लक्स आउटवर्ड हो रहा है राइट साइड पर, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली पॉजिटिव साइन आ गया। तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो फिर आगे नेट फ्लक्स जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा। तो चलें फिर आगे चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट करके दिखाया, तो ये मैंने पहले से आपके लिए निकाल के रखी है, ठीक है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। अगर हम यहाँ देखें, when we have a complicated surface, we can divide it up into tiny element areas. So जब भी कोई complicated surface होगी, likewise के हमारे पास वाला क्यूबिकल था, तो क्यूबिकल तो बहुत आसान है, हम साइड वाइज उसको एड अप करते चल जाएंगे, फ्लक्स को हर साइड पे चेक करते चले जाएंगे। बट क्योंकि हमारे पास कोई कर्व सरफेस है, ईच साइड के ऊपर फ्लक्स जो है बेसिकली वो डिफरेंट होगा, नॉर्मल यूनिट जो है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो बेसिकली डिफरेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली पैचेस के अंदर डिवाइड कर देंगे जो हमारी सरफेस है। तो उससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारी जो पैचेस है बेसिकली वो हर एक के लिए अलग अलग यूनिट नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, यानी स्मॉल स्मॉल यूनिट वेक्टर एरिया के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स से कि हमारे पास जो स्मॉल यूनिट वेक्टर एरिया है वो बेसिकली बराबर हो गया है, लेट मी चूज इट, यूनिट वेक्टर एरिया जो है वो बेसिकली बराबर हो गया है डेल ए, ठीक है। सो डेल ए और ई जो है बेसिकली वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो डेल फाई यानी के हमारे पास जो फ्लक्स है बेसिकली वो बराबर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ई डॉट डेल ए। सो ये चीज़ जो है वो बेसिकली बराबर हो जाएगी अगर मैं एक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्योंकि हमारे पास एरिया जो है वो चेंज होता जा रहा है और जो हमारे पास फील्ड है बेसिकली वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सो ये हो जाएगा बेसिकली बाय डेफिनेशन ई डेल ए आई कॉस ऑफ थीटा आई। ये थीटा आई जो बेसिकली ई और डेल ए आई के दरमियान है, ठीक है, यानी वेक्टर डेल ए आई के दरमियान है, दो वेक्टर्स के दरमियान। यू कैन सी दैट ओवर हियर, ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ठीक है, ये वाला थीटा 2 हो गया, ये वाला थीटा 3 हो गया, सो एंड सो फॉर्थ। सो अब अगर मैं वेक्टर एरिया को यानी इस एरिया पैच को इतना ज़्यादा स्मॉल कर दूँ सो दैट आई कैन कंक्लूड और आई कैन ऐड अप ऑल द पैचेस, ठीक है। सो मेरे पास जो है वो समीशन के बजाय, क्योंकि इस वाले फॉर्म में समीशन आ रहा होगा, तो समीशन के बजाय आई नीड टू यूज इंटीग्रल, ठीक है। सिंस द सरफेस इज क्लोज लाइकवाइज अ क्यूब, लाइकवाइज अ पोटैटो, द सरफेस ऑफ द पोटैटो, और लाइकवाइज अ स्फीयर, ठीक है। सिंस द सरफेस इज क्लोज, सो हमें जो एरिया मिलेगा यानी जो हमें एरिया मालूम करना होगा, द एरिया वुड बी ओवर अ क्लोज सरफेस, यानी हम जो समीशन कर रहे हैं ऑफ द पैचेस एंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम दोनों का जो सम कर रहे हैं देयर वुड बी ओवर अ क्लोज सरफेस, ठीक है। सो अब जो आपकी डेफिनेशन है, इंस्टेड ऑफ यानी हम पूरा टोटल मालूम करने के लिए, टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि फ्लक्स टोटल, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए हमें जो है बेसिकली इंटीग्रल फाई ई डॉट डी ए स्मॉल एरिया, क्योंकि ये जो है ये कुछ ज़्यादा बड़ा है और ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया है, ठीक है। हमें अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करता चला जाता हूँ ओवर द सरफेस, ओवर द क्लोज सरफेस, आई वुड गेट एट इन द एंड आई वुड गेट ऑल द टोटल फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है एक एग्जांपल, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स ऑन अ क्लोज सरफेस विद द चार्ज इनसाइड। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक चार्ज क्यू है इनसाइड ना these different surface, so S1 is basically like a sphere and S2 and S3 is like a potato or a pebble, ठीक है। So but remember that ये 3D नहीं है यहाँ पर बैकग्राउंड, ठीक है, but remember that ये कोई 3D surfaces है, ठीक है, 2D surface नहीं, ये 3D surface like a sphere, ठीक है। So the shape and size does not matter, यानी कि अगर मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ, the flux है क्या बेसिकली, recall that the flux is basically the electric field lines passes through a unit area L perpendicular, ठीक है। So electric field lines passes through a area, so यहाँ पर जो फ्लक्स है बेसिकली S1 से भी वही होगा, S2 से भी वही होगा और S3 से भी वही होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस बेसिकली दो के एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सारी की सारी कवर हो रही है, ठीक है। So S3 में से भी उतनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, S2 में से भी उतनी, so that's why we have said that the shape and the size does not matter, ठीक है, but whatever it is enclosed in it is actually matter.
सो इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि जब आपको गॉसेस लॉ के अंदर बात की जाएगी तो फिर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, द शेप एंड द साइज डज नॉट मैटर, यानी कितना भी बड़ा हो सरफेस और कैसी भी उसकी शेप रही है, ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, बट वॉट एवर इट इज़ डिपेंड अपॉन वॉट एवर द चार्ज एक्चुअली प्लेस्ड इनसाइड इन अ क्लोज सरफेस। ठीक है, यानी किस तरह का चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर मौजूद है, ये बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा है तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, यानी कि फ्लक्स ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि फील्ड लाइन ज़्यादा होगी। अगर मैं इसका क्यू की बजाय क्यू कर दूँ तो फील्ड लाइन भी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी, और अगर क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर मैं क्यू के बजाय 1 क्यू कर दूँ तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा, बिकॉज अगर मैं साइज एंड शेप डज नॉट मैटर, सो अगर मैं इसको अज्यूम कर लूँ कि S2 जो है वो कोई स्फीयर है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर सॉरी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की कोई स्फीयर है, और फिर अगेन ये स्फीयर है दूसरे रेडियस का, और फिर अगेन ये स्फीयर है किसी तीसरे रेडियस का, तो अगर मैं पैच बाय पैच को ऐड अप करता चला जाऊँ तो एंड में ये एक ऑन एवरेज एक स्फीयर ही आएगा जिसका रेडियस एवरेज आर होगा, आर एवरेज होगा। ठीक है, सो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दी एंड इस पूरी सरफेस यानी पूरी सरफेस यानी S1 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड के अंदर। ठीक है, इस डी ए की जगह। सो इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी से दिस कि S1 का जो एरिया है वो बेसिकली नोन है 4/3 पाई आर, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, 4 पाई r²। ठीक है, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, सो डी ए कॉस 0, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, cos 0 1 के बराबर हो गया, इंटीग्रल क्लोज डी ए ये बराबर आएगा 4 पाई r², दैट्स बेसिकली द सरफेस एरिया। तो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट मीन्स कि k के बराबर हो गया k क्यू ओवर r², तो q ओवर एप्सिलॉन। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, q ओवर एप्सिलॉन, ये जरा ध्यान में रखिएगा, दैट मीन्स फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस आइदर S1 S2 S3, the net flux is basically Q over epsilon naught। ठीक है, ओके, द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू गॉसेस लॉ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। गॉसेस लॉ बेसिकली जो हमने लास्ट रिजल्ट निकाले उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं गॉसेस लॉ। द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज कंटेन डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर, रिमेंबर दैट, किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर फ्लक्स अगर मैं निकालूं तो वो फ्लक्स बेसिकली बराबर होगा टोटल चार्ज इट कंटेन, यानी वट एवर द चार्ज इट कंटेन डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, सो दैट मीन्स के फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज लिखना यहाँ लाजमी है, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, और वन कैन से दैट के flux over a closed surface is proportional to the charge enclosed. The precise relation between the flux and the enclosed charge is given by Gauss's law. So अब इससे ये हो सकता है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चार्ज पता है कि एक सरफेस मैंने क्लोज सरफेस ली और उसके इनसाइड जो है वो 1 2 या 3 चार्ज है, तो अगर मुझे चार्ज की वैल्यू पता है, ठीक है, और क्योंकि ये सरफेस इंडिपेंडेंट है, मैं फ्लक्स के बारे में आपको बताया था अभी से पहले वाले जो हमने देखा कि S1 हो चाहे S2 हो S3 हो। ठीक है, सो अगर मैं ऐसी सरफेस इमेजनरी सरफेस ले लूँ जो कि सिमेट्रिक हो, जैसे कि स्फीयर या फिर कोई क्यूब, ठीक है, सो डिपेंड करता है किस तरह की फील्ड मेरे पास है। ठीक है, सो अगर एक पॉइंट चार्ज है तो मुझे पता है किस तरह की फील्ड है, तो मैं उसी हिसाब से एक सरफेस सपोज करूँगा, और अगर एक लाइन चार्ज है यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो फिर मैं उसके ऊपर एक क्यूब सपोज नहीं करूँगा, बल्कि फिर मैं कोई सिलेंड्रिकल सिमेट्री यानी सिलेंड्रिकल शेप ऑफ गॉस लॉ सपोज करूँगा। ठीक है, सो इस तरह की हम चीज़ें बाद में देखेंगे। सो क्यू एनक्लोज अगर मुझे पता है और एरिया अगर मुझे पता है तो मैं आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ किसी भी पॉइंट। ठीक है गाइस, सो वी हैव ये जो सिंबल है फाई, सिंबल हैज अ लिटिल सर्कल टू इंडिकेट द इंटीग्रल इज ओवर अ क्लोज सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास है a few important points on Gauss law. The integral is over the value of E on a closed surface of our choice in any given situation. The integral is over the value of E.
ठीक है, ये वाला जो आपके पास इंटीग्रल है फाई ई डॉट डी ए ऑफ दीज वेक्टर्स, यानी कि आपको ये कह रहा है कि द इंटीग्रल ओवर द वैल्यू ऑफ ई, इस वैल्यू के ऊपर जो इंटीग्रल है और अ क्लोज सरफेस, यानी जो भी आपने क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रल लिया, क्लोज सरफेस ओवर अ चॉइस इफ एनी गिवन सिचुएशन, यानी किसी भी तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो आपने बस क्लोज सरफेस को ध्यान में रखते हुए इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। द चार्ज क्यू एनक्लोज इज द नेट चार्ज एनक्लोज बाय आर्बिट्री क्लोज सरफेस, यानी उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या चार्ज एनक्लोज है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इट डज नॉट मैटर where or how much charge is distributed inside the surface, यानी ये भी जरूर नहीं है कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कितना ज़्यादा चार्ज है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट अगर सरफेस क्लोज है तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि उस सरफेस के अलाउंग फ्लक्स जो है वो कितना इनवर्ड है और कितना आउटवर्ड है, तो उस फ्लक्स के थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। द चार्ज आउटसाइड द सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट, वन द चार्ज आउटसाइड द सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट, क्यों ऐसा होता है कि चार्ज जो है वो बेसिकली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसकी वजह सिंपल ये है कि अगर मैं एक क्लोज सरफेस बनाऊं, लाइक वाइज ये पोटैटो शेप सरफेस है, ठीक है, तो जितना फ्लक्स, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट चार्ज आउटसाइड है, जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है, यू कैन सी दैट कि अगर ये पॉइंट इनसाइड चला गया तो अब देखिए सारा का सारा फ्लक्स आउटवर्ड होगा, ठीक है। सो इससे मुझे इस, अगर मुझे ना भी पता हो कि इस बॉक्स के अंदर मौजूद क्या नहीं है क्या है, तो अगर मैं ये देखता चला जाऊँ कि हर पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव फ्लक्स है, इस बॉक्स के अलावा मूव करता चला जाऊँ और देखता चला जाऊँ हर पॉइंट पे पॉजिटिव फ्लक्स है, ठीक है, दैट मींस कि फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड है, ठीक है। सो मैं इजीली बता सकता हूँ कि बॉक्स वुड कंटेन चार्ज इन इट, ठीक है। और अगर मैं इसको आउटसाइड ले जाऊँ तो जैसे ही मैं प्रोब लेके इस बॉक्स के अलावा मूव करूँगा, यानी कि मैं राइट साइड पे मूव करूँगा, तो मैं पाऊंगा कि नेगेटिव फ्लक्स है इस पूरे सरफेस के ऊपर, और अगर मैं लेफ्ट साइड पर जाऊँगा तो मैं देखूँगा पॉजिटिव फ्लक्स है, और फिर मैं इधर जाऊँगा तो मैं देखूँगा पॉजिटिव फ्लक्स है, और फिर इधर जाऊँगा तो देखूँगा पॉजिटिव फ्लक्स है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करने के बाद आई वुड गेट अ सम दैट वुड बी 0, ठीक है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि आउटसाइड बेसिकली मैटर नहीं करता, बिकॉज क्योंकि फ्लक्स जो है वो 0 होगा, क्योंकि इनवर्ड को आप सम करेंगे और आउटवर्ड को जब आप सम करेंगे तो टोटल फ्लक्स इज 0, तो इसीलिए आप कहते हैं दैट चार्ज आउटसाइड द सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है, बिकॉज इट हैज 0 फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस। ओके, क्वेश्चन है एक और, what is the total flux with the charge outside, what is the total flux with the charge outside, अभी मैंने आपसे बात करी कि टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, जो चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस होगा वो उसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, बिकॉज द सरफेस सराउंड्स नो चार्ज, और ये सो इसका रीजन मैं अभी आपको इससे पहले स्लाइड में दे चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट गॉस, how Gauss's law is actually helps not to use Coulomb's law or to use the calculation that is based on Coulomb's law. Calculate E of the point like positive charge, ठीक है। Consider sphere, यानी कि हम इस पॉइंट में कैलकुलेट करने जा रहे हैं E को point like charge, ठीक है। Consider sphere radius are centered at the charge, यानी ये, ठीक है। Okay, spherical symmetry is E is the same everywhere on the surface perpendicular to the sphere. E enclosed, sorry, flux जो है बेसिकली क्या होगा, at every layer flux, अगर मैं देखूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली ये आउटवर्ड है इस पॉइंट के ऊपर, और अगर मैं देखूँ ये नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम डायरेक्शन में है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों के दरमियान एंगल जो है वो क्या होगा, और अगर ये मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि डिस्टेंस जो है बेसिकली सेम है फ्रॉम द सेंटर, इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली आर है, तो इस पॉइंट पे जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो सब कांस्टेंट होगी, तो मैं इसको इंटीग्रल के बाहर ले सकता हूँ, ठीक है। इंटीग्रल डी ए दैट मींस का सरफेस, उसका एरिया क्या होगा, तो उस सरफेस का एरिया क्या होगा, इसका यहाँ पर एक्चुअली मैंने कॉस मिस किया, तो कॉस जो है बेसिकली वो 0 होगा, कॉस 0 1 के बराबर होगा, आपको बताइए, ठीक है, कॉस थीटा 0 होगा, यहाँ पर हमने ये मिस किया तो ये डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, और ई जो है वो इंटीग्रल के बाहर क्यों आ गया, क्योंकि ई जो है वो कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ सेम डिस्टेंस, तो ये हो गया इंटीग्रल डी ए को जब आप सॉल्व करेंगे तो 4πr² आ जाएगा, ठीक है। सो ई की क्या वैल्यू है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ
गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स टोटल बराबर होता है व्हाटएवर द चार्ज इनक्लोज मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर परमिटिविटी। ठीक है, सो अगर मैं इसकी जगह E इंटू 4 पाई r² डाल दूंगा तो E मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर Q 4 पाई r² एप्सिलॉन। ठीक है, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू K Q ओवर r²। सो ये ही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम कूलम्स लॉ के अंदर 4 पाई इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 2K हम एक्चुअली सिमेट्रिकल सरफेसेस ले रहे होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए ऑन दी अदर वर्ड K की वैल्यू हम 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 रखते हैं। यानी ये 4 पाई कहाँ से आया? ठीक है, 4 पाई ऐसे आया कि हम जो है बेसिकली स्फेरिकल सिमेट्री चेक कर रहे हैं, यानी हम स्फेरिकल सिमेट्री में ले रहे होते हैं हर चीज़ों को। ठीक है, इस वजह से ये 4 पाई यहाँ पर आया। नेक्स्ट इसको देखते हैं। Okay, application of Gauss law. Gauss law can be used to calculate the electric field if the symmetry of the charge distribution is high. Obviously, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह मेजर करने के काम आ सकता है गॉस लॉ। ठीक है, और ये कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या तो कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके थ्रू भी यानी कि हम हर चीज़ के लिए कूलम्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। सो वी वुड प्रेफर गॉस लॉ ओवर कूलम्स लॉ। ठीक है, या फिर कोई स्फेरिकल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये तीन तरह की आपके पास सिमेट्री हो सकती है, इन सिमेट्री को भी सॉल्व करने में काम हो सकता है और किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में गॉस लॉ हमें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है let's calculate the electric field from a conductive wire with charge per unit length lambda using the Gauss law। ठीक है, सो अगर आपके पास एक कोई यानी ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर एक लाइन है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होगी बेसिकली वो लैम्डा होगी। लैम्डा बराबर होगा Q ओवर जो whatever the length it may take, Q over L। So that is basically the linear charge density. Calculate the electric field from a conductive wire with charge per unit area lambda using the Gauss law। So ये Gauss law को दे रहा है। So हम यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम अज्यूम करेंगे गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ राइट सिलेंड्रिकल, यानी कोई और सिलेंडर नहीं बल्कि सिर्फ राइट सिलेंडर। ठीक है, राइट सिलेंडर आपको पता है राइट सिलेंडर कैसा होता है। ठीक है, तो जिसमें यहाँ 90 डिग्री कर रहा होगा ये जो सिलेंडर, तो इस प्लेन और इस प्लेन सरफेस के दरमियान 90 डिग्री कर रहा होगा, वो राइट सिलेंडर है। ठीक है, विद रेडियस r, यानी r इसका ये रेडियस होगा। ठीक है, और हाइट जो है इसकी हम यहाँ पर l ले लेंगे, स्मॉल l। It will L placed around the wire such that the wire is along the axis of the cylinder। So अब अगर मैं ये देखूँ कि इस वाली सरफेस, इस सरफेस को मैं 1 कह लेता हूँ, इस सरफेस को मैं 2 कह लेता हूँ और इस सरफेस को मैं 3 कह लेता हूँ। सो अगर सरफेस 1 के अलाउंग देखूँ तो कोई भी रेडियल फील्ड आउटवर्ड नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये जो लाइन चार्ज है बेसिकली इसकी फील्ड जो है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी हर तरफ होगी, इधर भी और बैक साइड पे भी। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में इसकी रेडियल फील्ड आउटवर्ड होगी, जबकि इस डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूँ ये फ्लक्स सरफेस 1 और 3 के ऊपर 0 होगा। ठीक है, सो सरफेस 1 और सरफेस 3 के ऊपर हमारे पास फ्लक्स जो है वो 0 हो गया। फ्रॉम द सिमेट्री वी कैन यूज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सटेंड रेडियली फ्रॉम द वायर। इफ वी रोटेट द वायर along its axis the electric field must look the same। ठीक है, सो यही बेसिकली सिमेट्री है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट भी कर दूँ तब भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आँखें अपनी क्लोज कर लें और मैं इसको रोटेट करना शुरू कर दूँ और जैसे ही मैं रोटेशन खत्म कर दूँ, मैं आपको बताऊँ नहीं क्या रोटेशन करूँ, तो जैसे ही आप आगे खोलेंगे आप कहेंगे कि सर इसमें तो कोई भी रोटेशन नहीं होगी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है, इफ यू इमेजिन अ वेरी लॉन्ग वायर, सो ये सब बातें मैं कर चुका हूँ। ट्रांसलेशनल सिमेट्री कैसे हो सकती है कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ या नीचे ले आऊँ, ठीक है, तब भी आप इसको कहेंगे सर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, बिकॉज इट इज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, बस our assumption of a right cylinder, the Gaussian surface is perfectly suited for calculation of electric field
ये आपकी फर्स्ट और सेकंड प्रेजेंटेशन में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस किया था यूजिंग द गॉस लॉ। Okay, the electric flux through the end of the cylinder is zero because the electric field is always parallel to the end, यानी कि जो भी आपका एंड है उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है। ठीक है, सो अगर मैं इसका यूनिट नॉर्मल देखूँ तो यूनिट नॉर्मल और इसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है और cos 90 आपको पता है क्या होता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ द सिलेंडर, यानी जहाँ पर आपने लेंथ ली थी L इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अगर मैं छोटा सा एक पैच यहाँ पर सपोज कर लूँ तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कॉस थीटा 1 के बराबर हो गया। ई डी ए और ई जो है बेसिकली क्योंकि ये रेडियली इसका जो डिस्टेंस है वो आर है तो ये परफेक्टली सिमेट्रिक है, यानी जैसे जैसे मैं अलॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड के ऊपर मूव करता हूँ, ठीक है, सो ई जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। सो अगर ई कांस्टेंट है तो ई को इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं हम, और डी ए इसका जो एरिया है इंटीग्रल डी ए ये बेसिकली बता रहा है इसके क्लोज सरफेस एरिया को। ठीक है, सो हम ये सरफेस को ऐड करेंगे ना ये सरफेस ऐड करेंगे, तो हम सरफेस देखते हैं कि अगर एक ये सर्किल है, ठीक है, सो अगर और ये इसका रेडियस है आर, तो इस सर्किल की जो लाइन है सर्कमफ्रेंस वो कितनी होगी 2/r। ठीक है, सो अगर मैं ऐसे बहुत सारे सर्किल बनाता जा रहा हूँ आई वुड बी गेट बहुत सारे सर्किल बनाता जा रहा हूँ आई वुड गेट अ सिलेंडर, सो दैट वुड हैव अ लेंथ L। ठीक है, सो अगर मैं इस एक ही सरफेस को 2/r ले रहा हूँ तो इन सब की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय L, दैट वुड बी द 2/r into L is a total surface area। सो ये जो सरफेस एरिया है वो बराबर हो गया 2/r L के। ठीक है, 2/r L Q over नॉट लैम्डा L over एप्सिलॉन। सो लैम्डा यहाँ पर कैसे आया, बिकॉज लैम्डा बराबर था आपके पास लैम्डा 2/r L। ओके, सो हमने वन साइड को पहले सॉल्व किया और फिर सेकंड साइड कहती है फ्लक्स बराबर होता है द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फ्लक्स जो है बेसिकली बराबर था आपका E टाइम्स 2/r L। ठीक है, E टाइम्स 2/r L इज इक्वल्स टू फ्लक्स Q ओवर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन। तो Q को उन्होंने चेंज कर दिया लैम्डा L ओवर, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सप्रेशन थी वो टर्म्स ऑफ L में मौजूद थी, तो लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन। तो L से L जो है वो आपको कैंसिल हो गया, the expression would remain lambda 2/r in the division and epsilon और permittivity। so अगर मैं चाहूँ तो lambda को चेंज कर सकता हूँ, lambda is actually q over l। ठीक है, so the expression would becomes 2k कैसे आया, क्योंकि k बराबर होता है 1 over 4 pi epsilon नॉट के। so अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 2k के, 1 over 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 2k। ओके, अगेन assume that we have a thin infinite non-conducting sheet of positive charge। अगर एक मेरे पास शीट पॉजिटिव चार्ज है बट थिन भी है और इनफाइनाइट भी है बट नॉन कंडक्टिंग है, दैट मीन्स कि हम कंडक्टर के लिए भी हम करेंगे। तो अगर ये नॉन कंडक्टिव है तो फिर हम क्या करेंगे, शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर नॉन कंडक्टिव है तो हम एक सिलेंडर लेंगे यानी गॉसियन सरफेस लेंगे, दैट गॉसियन सरफेस वुड बी पासेस थ्रू इट, दैट मीन्स कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगी। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है इसके इस एंड पर कोई चार्ज मौजूद। ठीक है, सो जब मैं इस सरफेस को देखूंगा तो यूनिट नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा और इस सरफेस को देखूंगा तो यूनिट नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये कोई थिन इनफाइनाइट शीट है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो रेडियल चार्ज इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में भी होगी और इस डायरेक्शन में होगी। सो अगर मैं और से देखूँ तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो आपका जो दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है। तो अगर मैं फ्लक्स इस साइड पर लूँ ऑन लेफ्ट साइड, सो फ्लक्स होगा ई ए के बराबर। ठीक है, और अगर मैं फ्लक्स इस साइड पर लूँ तो फ्लक्स ऑन राइट साइड बराबर होगा ई ए के, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। और अगर मैं इस सरफेस पे फ्लक्स लूँ तो इस सरफेस पे क्योंकि फील्ड कंपोनेंट 0 है, फील्ड का कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, सॉरी
जीरो है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लक्स ऑफ द सिलेंड्रिकल साइड वुड बी जीरो। ठीक है। To calculate the electric field using the Gauss law, we assume a Gaussian surface in the form of right cylinder with cross-sectional area A and the height 2r, choosing to cut through the plane perpendicularly. Because the electric field is perpendicular to the plane, everywhere the electric field will be parallel to the wall of the cylinder and perpendicular to the end of the cylinder. ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है। Using the Gauss's law we get, so अगर मैं इसको सम करता चला जाऊँ over the small area over the area side by side, ठीक है। सो एक साइड को अगर मैं ऐड करूँ तो दूसरी साइड को मैं ऐड करूँ और फिर तीसरी वाली सरफेस को मैं ऐड करूँ, तो मैं ये देखूंगा कि जो ये सरफेस का फ्लक्स है वो जीरो है, इस सरफेस का फ्लक्स ई ए है, इसका ई ए है। ठीक है। सो ये ई ए और ई ए कितना हो गया मिलाकर 2 ई ए, और फ्लक्स जो है बेसिकली वो आपके पास बराबर है क्यू ओवर एप्सिलॉन। तो यहाँ से फिर मैं ई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ई की वैल्यू बराबर हो गई 2 ई ए, और फ्लक्स जो है बेसिकली बराबर होता है क्यू ओवर एनी चार्ज एनक्लोज इन इट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो 2a है ये डिवीजन में चला जाएगा एंड यू हैव गॉट q 2 एप्सिलॉन a। सो q ओवर a आपके पास जो है बेसिकली बराबर होता है सिग्मा के, which is actually equals to q over a, that is your surface charge density, because infinite sheet है तो sheet है तो surface charge density। So the electric field from the infinite non-conducting a, the height dr। Okay, next है assume that we have a thin infinite conductor metal plate with positive charges। So याद रहे कि हम जो है वो अभी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं। सो एप्लीकेशन अगर फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट शीट के बजाय मैं एक कंडक्टिव मेटल प्लेट ले लूँ, ठीक है, बट इनफाइनाइट है और थिन है, ये दो चीज़ें आप दो अजम्पशन ध्यान में रखेंगे। सो अगर थिन है तो इसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा थिन है सो दैट वी कैन नॉट सो दैट द चार्जेस एक्चुअली और वन चार्ज एट टाइम कैन बी प्लेस्ड ऑन इट। ठीक है। सो इतनी ज़्यादा थिन है। सो अगर ये इतनी ज़्यादा थिन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्लेन ऑफ द शीट है, यानी ये प्लेन ऑफ द शीट है, और सॉरी इसको मुझे ऐसे बनाना चाहिए था, ये प्लेन ऑफ द शीट है, और अगर ये सारे चार्जेस हैं ये लाइन अप मैंने कर दिए तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग द प्लेन होगी। ठीक है। यानी अगर एक चार्ज है उसकी जो फील्ड है अलॉन्ग द प्लेन होगी। तो हम इसका फ़ायदा उठाते हुए एक गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ वी अज्यूम अ गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस। ठीक है। क्योंकि ये शीट है तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो है इनफ रहेगी हमारे लिए इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सिलेंडर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द हाइट स्मॉल आर। ठीक है। चूजिंग टू कट थ्रू वन साइड ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलरली। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिलेंडर जो है बिल्कुल इसके टॉप पे रखूँ, यानी बिल्कुल जस्ट कट कर रहा है और इस जस्ट ऑफ वन फेस है। ठीक है। और जो सेकंड फेस है वो इधर आ गया। ठीक है। सो अब अगर मैं इस फेस के ऊपर देखूँ, इस फेस के ऊपर जो यूनिट वेक्टर्स हैं बेसिकली, यूनिट वेक्टर जो है बेसिकली फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के साथ साथ होंगी, पैरेलल होंगी। तो इन दोनों के दरमियान अगर मैं एंगल देखूँ तो एंगल होगा 90 डिग्री आपके पास। ठीक है। सो 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दरमियान जो फ्लक्स है वो बेसिकली जीरो हो गया, तो फ्लक्स कॉस 90 जीरो। ठीक है। तो वो टोटल सरफेस। बट अगर मैं यहाँ देखूँ, क्योंकि मैं अवे फ्रॉम द शीट, दैट मींस सम पॉइंट अवे फ्रॉम द शीट, सो अगर मैं यहाँ गया इस पॉइंट पर देखूँ तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बेसिकली राइट डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस, और यूनिट नॉर्मल के बेसिकली पैरेलल होगी। तो अगर पैरेलल है तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है गाइस। तो 0 डिग्री एंगल मीन्स कि इसका जो फ्लक्स है बेसिकली मैक्सिमम होगा और इस सरफेस के अलॉन्ग फ्लक्स अगेन 0 होगा। सो अगर फ्लक्स इसका मैक्सिमम होगा तो ये फ्लक्स हो जाएगा ई ए के बराबर, और फ्लक्स आपको पता है बराबर होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन के, और क्यू यहाँ पर जो है बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है क्यू टाइम सिग्मा टाइम्स ए के। ठीक है।
सो यहाँ से जब मैं ई की वैल्यू निकालूंगा तो टोटल फ्लक्स, एक्चुअली यहाँ बात होगी टोटल फ्लक्स की, तो टोटल फ्लक्स आपके पास बराबर हो गया 0 प्लस ई ए के, और टोटल फ्लक्स बराबर होता है Q और एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है गाइस, तो यहाँ से ई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, यानी अगर कोई कंडक्टर मेरे पास होगा तो उसकी जो कंडक्टिंग फील्ड स्ट्रेंथ है किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे मैं बहुत ही क्लोज हो जाऊँ या फिर मैं बहुत दूर चले जाऊँ, ठीक है, तो जितना भी क्लोज आ जाऊँ या कितना भी दूर चले जाऊँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है बेसिकली मेरे पास बराबर होगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, यानी चार्ज डेंसिटी जो है उसकी वो कांस्टेंट है ये, और ये तो है ही कोई कांस्टेंट, तो ये क्या होगा गाइस, मैं जितना भी दूर जाता जा रहा हूँ शीट से या जितना भी करीब आता जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसका आंसर जो है मैं फिर आपको बताऊंगा, बट आप लोग ट्राई करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्यों ऐसा हो रहा है। एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है ओवर द होल शीट, और ये भी कोई कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट आ रही है, चाहे मैं जितना भी दूर चले जाऊँ, चाहे मैं कितना भी उस शीट के क्लोज आ जाऊँ कंडक्टिंग शीट के। और अगर वो कंडक्टिंग शीट नहीं है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो दोनों ही जगह पे फिर मैं वो क्वेश्चन सरफेस सपोज करूँगा, ठीक है, और वो जो है मेरे पास एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है, ठीक है, जबकि क्योंकि नॉन कंडक्टिव है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, और क्योंकि कंडक्टिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, 1/2 है ना, तो बट है कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों है, फिर ये इस क्यों का जवाब जो है वो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इसका आंसर आपको करूँगा, ठीक है। सो यहाँ मैंने कुछ एक पॉइंट आपके लिए मेंशन किया है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एवरीवेयर, the electric field will be parallel to the wall of the cylinder and perpendicular to the end of the cylinder outside the conductor। ये कह रहा है वो wall electric field is perpendicular to the plane everywhere, ठीक है, the electric field will be parallel, ये वाला पॉइंट है, the electric field will be parallel to the wall of the cylinder, ठीक है, यानी एक जो वॉल है जो बिल्कुल इस शीट के साथ है, जो भी आपने गॉसियन सरफेस ली थी, ठीक है, सो इसकी जो वॉल है ये जो बिल्कुल शीट के साथ है, इसके ऊपर पैरेलल होगी क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू द एंड आउटसाइड द कंडक्टर, यानी वो एंड जो कि आउटसाइड है कंडक्टर के, ये एक सिलेंडर है, वो एंड जो आउटसाइड है कंडक्टर के, ठीक है, उसके लिए परपेंडिकुलर होगी। तो ये कंडक्टिंग शीट के अंदर ही होगा ऐसा कि आप गॉसियन सरफेस को सरफेस के ऊपर लेंगे, क्यों ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये कहते हैं कि सरफेस के ऊपर ही चार्ज होता है, ठीक है, सो और यानी हम किसी ने प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया था कि जो कंडक्टर है बेसिकली इसके सरफेस के ऊपर ही चार्ज आता है, और इनसाइड द कंडक्टर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो होती है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज जो है बेसिकली कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है गाइस, क्योंकि सारा का सारा चार्ज जो है वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ही होता है। ठीक है गाइस, आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही, सो फिर कल हम देखते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।